नमस्कार, 2019 का महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बीजेपी कैंडिडेट्स की। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 184 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने लंबी माथापच्ची के बाद 2019 के महाभारत के लिए 184 योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से दोबारा ताल ठोकेंगे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी की गांधीनगर सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार चुनाव लड़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में यूपी से 28 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री के अलावा लखनऊ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, बागपत से सत्यपाल सिंह, गाजियाबाद से वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, मथुरा से हेमा मालिनी, बरेली से संतोष कुमार गंगवार, सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान, उन्नाव से साक्षी महाराज, बिजनौर से कुंवर भारतेंदु सिंह, मुरादाबाद से सर्वेश कुमार, संभल से परमेश्वर सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, अलीगढ़ से कुमार गौतम, आगरा से एसपी बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहर, एटा से राजीव सिंह, बदायूं से संघमित्रा मौर्य, आंवला से धर्मेंद्र कुमार, शाहजहांपुर से अरुण सागर, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश, मिश्रिक से अशोक रावत, मोहनलालगंज से कौशल किशोर और गाजीपुर से मनोज सिन्हा उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय संसदीय बोर्ड का, उत्तर प्रदेश पार्टी का, आगरा पार्टी का, समस्त प्रदेश नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो संसदीय बोर्ड में बैठे थे, कि उन्होंने आगरा जैसी महत्वपूर्ण सीट पर मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ लड़कर चुनाव जीत सकता हूँ और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग कर सकता हूँ। तो इस बार वापस मुझे टिकट देने के लिए मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अमित शाह जी हैं और बाकी जितने भी मंत्री लोग जो बैठे थे, तो मुझे वापस चुना है, इसके लिए उनको मैं पहले धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे तो विकास करना इसीलिए आई हूँ मैं। इसके साथ ही पार्टी ने मौजूदा 6 सांसदों के टिकट काटकर कड़ा संदेश दिया है। शाहजहांपुर से सांसद कृष्णा राज, आगरा से रामशंकर कठेरिया, फतेहपुर सीकरी से बाबूलाल, संभल से सत्यपाल सैनी, हरदोई से अंशुल वर्मा और मिश्रिक से अंजू बाला का पत्ता काटकर क्षेत्र के लोगों की नाराजगी के साथ साथ जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के ये योद्धा पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक चलेंगे और नतीजे 23 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर से टिकट मिला और इसके लिए उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। महेश शर्मा के मुताबिक पिछले 5 साल में वो 50,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट अपने क्षेत्र में लाए और आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। महेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विनीत कुमार ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, उनसे हम बात करते हैं। सर, पार्टी ने एक बार फिर से आप पे विश्वास दिलाया, गौतम बुद्ध नगर से टिकट दिया है। सर, देखिए, मैं आभारी हूं मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का, मेरे प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, और मैं समझता हूं क्षेत्र की जनता का भी विश्वास मेरे ऊपर है और मैं उनके सपनों पर खरा उतरूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षाएं की हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपेक्षाएं की हैं, मैं उन पर खरा उतरूं और मुझे पूरा विश्वास है अपने क्षेत्र के लिए जितने काम मैं कर पाया इस 5 साल के समय के अंदर, लगभग 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हम अपनी इस लोकसभा क्षेत्र में ला पाए। जेवर हवाई अड्डा, उसका अपना एक देश का सबसे बड़ा
एयरपोर्ट यहाँ आ रहा है। 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट, हमारी पूरी नोएडा की जितनी जरूरत है उससे दुगनी कैपेसिटी का। ईस्टर्न पेरिफेरल वे के माध्यम से आज मेरठ की दूरी मात्र 45 मिनट रह गई है। गुड़गांव मानेसर हम जाएं तो मात्र 1.25 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। मेट्रो का जाल, किसी ने सोचा नहीं था कि जेवर तक मेट्रो जाएगी, गाजियाबाद तक जाएगी, फरीदाबाद तक जाएगी। ये एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। और हमने प्रोजेक्ट खाली घोषणा नहीं करी, जिन प्रोजेक्टों का हमने शिलान्यास किया उन प्रोजेक्टों को हमने उद्घाटन भी किया। मैं समझता हूं ओखला बर्ड सेंचुरी, बॉटेनिकल गार्डन, अभी जिसका प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है लगभग 290 करोड़ की लागत से, 24 महीने में प्रोजेक्ट बनना था, 17 महीने में। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच कि देश विकास के रास्ते पर देश को हमें आगे ले चलना है। और गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया उन्होंने गरीबी हटाने के लिए गरीबों के लिए घर दिए, घर के अंदर बिजली दी, घर के अंदर टॉयलेट दिए, घर के अंदर गैस का कनेक्शन दिया, घर के अंदर रहने वालों के इलाज की व्यवस्था करी आयुष्मान योजना के माध्यम से। तो एक देश को ऐसा फिलेंथ्रोपिक प्राइम मिनिस्टर मिला है जो देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाना चाहता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। इधर उमा भारती के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देवरिया से सांसद कलराज मिश्र ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे पार्टी द्वारा कई अन्य जिम्मेदारियां दी गई, इसलिए मेरा समय उसी के प्रति समर्पित होगा। आपको बता दें कि कलराज मिश्र 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण 2017 में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 184 की लिस्ट में राजस्थान के भी 16 उम्मीदवारों के नाम है। मिशन 19 के लिए 25 में से बीजेपी 16 योद्धाओं को मैदान में उतार रही है। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 184 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। 16 महारथी लड़ेंगे मरुद्रा से चुनाव। मिशन 25 के पहले 16 योद्धा। मरुद्रा की किस सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसका ऐलान कर दिया है। मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। श्री गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, झुंझुनू से नरेंद्र खींचल, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, जयपुर ग्रामीण से राजवर्धन सिंह राठौर, जयपुर से रामचरण बोहरा, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर जौनपुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी, पाली से पीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, जालौर से देवजी पटेल, उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, भीलवाड़ा से सुभाष चंद्र बहेड़िया, कोटा से ओम बिरला और झालावाड़ से दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहीं उम्मीदवारों ने इसे जनता का प्यार और विश्वास बताते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में विकास की गंगा बहती रहेगी। 5 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने काम करा, उतना तो पिछले 50 साल के अंदर काम नहीं हुआ। अब आप सोचिए, अगर 50 साल तक हमारे पास शासन होता तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाता। अब उस रास्ते पर हम अग्रसर हैं। 5 साल में बड़े बदलाव आए हैं। हम खुद कहते हैं कि पूरा काम अभी नहीं हुआ, ये ट्रेलर है, और इस ट्रेलर पे जो अब हम काम करेंगे आगे, वो एक तरह से
राष्ट्र को मजबूत करेगा और वो मजबूती गांव-गांव तक जाएगी। हमने 5 साल जनता की भावनाओं के अनुसार काम किया, गरीब के अंधेरे में उजाला करने का काम किया, सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया। मुझे विश्वास है कि हाड़ौती की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएगी और अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार। भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ताओं की और जोधपुर के सारे मतदाताओं की शुभेच्छाओं के परिणाम स्वरूप पार्टी के नेतृत्व ने मुझ में आस्था व्यक्त की है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी वर्ष पर्यंत हमेशा सक्रिय रहकर के कार्यकर्ताओं और काडर के दम पर हमेशा काम करती है। मैं ये मानता हूं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी परिवार का जो काडर है, जो कार्यकर्ताओं की शक्ति है, जो मेरी ऊर्जा का केंद्र भी है, स्रोत भी है, मैं मानता हूं कि उसके आधार पर हम निश्चित रूप से इस चुनाव में एक नए ऐतिहासिक परिणाम के साथ में सफल होंगे। पाली संसदीय क्षेत्र के लिए मेरे में विश्वास जताया है। जितना काम मैंने 2014 से 19 के बीच में किया, उससे भी ज्यादा जो है मैं करूंगा और उनके विश्वास पे पूरा खरा उतरूंगा। मिशन 19 को साधने के लिए बीजेपी ने अपने 16 योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। इंतजार है तो बस बाकी बचे 9 उम्मीदवारों के नामों का। ऐसे में देखना ये भी होगा कि राजनीति में किसका कटेगा पत्ता और किसके नाम पर लगेगी मुहर। न्यूज़ 18 के लिए राम अवतार यादव की रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। उम्मीद की जा रही है कि एनडीए के सभी प्रत्याशियों के साथ इसकी एक साथ घोषणा होगी। बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। उम्मीदवार और समर्थकों को अभी इसके लिए और वक्त काटने होंगे। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कुल 184 नामों की घोषणा की गई, लेकिन बिहार के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि बिहार के उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की जा रही है और ये संभव है कि बिहार में ही इसकी घोषणा हो। बिहार की सारी 17 सीट्स को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने क्लियर कर दिया है। All 17 seats of Bihar have been cleared by Central Election Committee. We have sent that name to State Election Committee, and the NDA as a group will release the Bihar 17 seats of Bharatiya Janata Party. जेपी नड्डा के अनुसार इसे बिहार इलेक्शन कमेटी को भेजा गया है। स्टेट इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसमें 3 लोग शामिल हैं, नॉमिनेट किए गए हैं। पहला नाम है उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का, दूसरा सुशील कुमार मोदी और तीसरे हैं प्रेम कुमार। इन तीनों के ऊपर छोड़ दिया है। यहाँ पर वो लोग 17 नामों की घोषणा करेंगे। बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एलजेपी को 6 सीटें दी गई है। बिहार में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिनमें पहले चरण में औरंगाबाद की सीट पर मतदान होना है, जो बीजेपी के खाते में है। ऐसे में उम्मीदवार और कार्यकर्ता सभी नामों के इंतजार में थे, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ घंटे या यूं कहें कि कुछ दिन अभी और इंतजार करना होगा। महागठबंधन में आज सीटों का महाऐलान हो सकता है और साथ ही उम्मीद की जा रही है कि महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। पटना में आज शाम 4 बजे महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी में हाशिए पर डाले जाने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने की खबर है और बताया जा रहा है कि आज शॉटगन कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। उन्हें पटना साहिब से उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। शत्रु 2 बार पटना साहिब से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और 2014 में उन्होंने बड़े मार्जिन से यहां जीत हासिल की थी। इधर झारखंड में सीट शेयरिंग का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि महागठबंधन के अंदर मुस्लिम प्रत्याशी देने के मुद्दे पर तकरार बढ़ गई। कांग्रेस ने जेएमएम और जेवीएम को अपने कोटे के सीटों में से किसी एक जगह से मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा करने की मांग की है, तो इधर कांग्रेस के इस प्रस्ताव को झामू टालने के मूड में है। रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन में उठा मुस्लिम प्रत्याशी का मुद्दा। कांग्रेस ने घटक दलों से की मांग, जेएमएम और जेवीएम से कांग्रेस की मांग,
जेएमएम प्रस्ताव को टालने के मूड में। सीट शेयरिंग में उलझे विपक्ष के सामने एक और बखेड़ा खड़ा हो गया है। ये बखेड़ा मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा करने को लेकर है। कांग्रेस ने जेएमएम और जेबीएम से अपने कोटे के सीटों में से किसी एक पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करने की मांग की है। कांग्रेस की मांग है कि दोनों दलों को कोटे में किसी एक लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस को दिया जाए, जिससे मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया जा सके। ये पूरी गठबंधन की जिम्मेवारी है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, पूरे गठबंधन की जिम्मेवारी है कि हम मुस्लिम प्रत्याशी 14 लोकसभा क्षेत्र में एक लोकसभा क्षेत्र से लड़ाए। ऐसे में हमको देखना होगा कि कौन सा मुस्लिम सीट बनता है। अगर जो सीट बनता है और जो गठबंधन के साथियों के पास है तो निश्चित तौर पर चाहे वो अपना प्रत्याशी किसी मुस्लिम को उतार दे या फिर हमको सीट दे, कांग्रेस पार्टी किसी न किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दे। गिरिडीह, गोड्डा और कोडरमा में मुस्लिमों की संख्या सर्वाधिक है, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा करना चाह भी रही थी, मगर गठबंधन के कारण ये तीनों सीटें सहयोगी दलों के पास है। इधर कांग्रेस के इस नए प्रस्ताव से महागठबंधन के अंदर खलबली मच गई है। पहले वाम दलों को बेतुका ऑफर, उसके बाद झामुमो और जेबीएम के साथ मुस्लिम कार्ड खेलकर कांग्रेस ने ये जता दिया है कि राजनीति में ना तो कोई अपना होता है और न ही कोई पराया। झामुमो नेता हाजी हुसैन अंसारी ने हेमंत सोरेन से मिलकर कांग्रेस के इस मांग पर विचार करने को कहा है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सब तो नहीं को निभाना है। सेंट्रल उनका है, सेंट्रल में जीत के जाएंगे। जो गठबंधन हुआ ये कह के हुआ है, जो सेंट्रल जो है वो कांग्रेस लड़ेगी और स्टेट जो है वो जेएमएम के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। ये तो बात भी इसलिए कांग्रेस तय करेगी। मुझे विश्वास है कि न कुछ लोग हल निकालेंगे। गोड्डा सीट जेवीएम को दिए जाने पर कांग्रेस के अंदर मुस्लिम नेताओं, खासकर फुरकान अंसारी और विधायक इरफान अंसारी नाराज चल रहे हैं। पार्टी को डर इस बात की है कि इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी ना पड़ जाए। ऐसे में पार्टी ने महागठबंधन के अंदर मुस्लिम कार्ड खेलकर ये जताने की कोशिश की है कि वो मुसलमानों के साथ है, मगर करे तो क्या करे। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ने और कांग्रेस के लिए प्रचार करने के अटकलों पर विराम लगा दिया है। सलमान खान ने ट्वीट कर इन अटकलों को अफवाह बताया और लिखा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और न ही किसी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने भी कहा था कि सलमान लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में रहेंगे और कांग्रेस का प्रचार करेंगे, लेकिन सलमान के ट्वीट ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सलमान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट का जवाब जरूर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटरों को प्रेरित करने के लिए सलमान खान और आमिर खान को टैग करते हुए ट्वीट किया था। इसमें लिखा था कि वोटिंग सिर्फ अधिकार नहीं है बल्कि कर्तव्य भी है। सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट का होली के दिन जवाब देते हुए लिखा कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और वोट डालना हर भारतीय का कर्तव्य है। मैं हर वोटर से कहूंगा कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। सलमान खान के चुनाव न लड़ने के ट्वीट पर बीजेपी विधायक और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि सलमान खान बड़े स्टार है, वो फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं लगता, जनता बहुत समझदार है। सलमान खान अगर चुनाव लड़ भी लिए तो भी कोई वो यहाँ पर आके जनता की समस्या थोड़ी सुनेंगे, कौन सा कोई जनता का काम करेंगे। वो तो आकर हाथ दिखाकर चले जाते हैं। यही उन्होंने अभी तक बचपन से अभी तक किया है और आगे भी करेंगे। तो मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि सलमान खान बड़े स्टार हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, मगर एक फिल्म में अच्छे लगते हैं। अगर कभी आप उनके साथ कोई बात करने जाओ, कुछ काम लेके जाओ तो वो आपके काम करें, ऐसा नहीं है। वो एक अच्छे कलाकार हैं और जनता कलाकार और नेता में फर्क जानती है। सलमान खान का जो ट्वीट है वो कहीं भी किसी भी विरोधाभास का नहीं है। कमलनाथ जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की थी कि वो जो है मध्य प्रदेश की जो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार का काम करेंगे। तो वो करेंगे 1 अप्रैल के बाद। उसमें कोई राजनीतिक बात उन्होंने नहीं कही और ना राजनीतिक हेतु से उनको लिए उन्हें मध्य प्रदेश में बुलाया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश का वो ब्रांड उठाने के लिए यहाँ पर काम करेंगे, इस बात को कहा था कमलनाथ जी ने और वही बात सच है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने पुलवामा हमले को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। इटावा में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में वो अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे थे, लेकिन ऐसा करते करते वो कुछ ऐसा बोल गए जो किसी की उम्मीद से परे है।
उन्होंने पुलवामा हमले को केंद्र सरकार का साजिश बता दिया। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। भक्तगण गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जाने दिलवा दी।